हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल अरुण क्लासेस में। साथियों, जैसे कि हम विगत में हैं ही, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो आज है 24 जनवरी और आज हम चर्चा करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो चलिए, प्रश्न श्रृंखला शुरू होने से पहले आपका और हमारा भारतीय तिरंगा आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, पराक्रम दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 21 जनवरी, आपका ऑप्शन बी है 22 जनवरी, आपका सी ऑप्शन है, एक मिनट थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं इसको, ये ठीक है, आपका ऑप्शन सी है 23 जनवरी या आपका ऑप्शन डी है 24 जनवरी। तो साथियों, हाल ही में जो पराक्रम दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है 23 जनवरी को। आइए जान लेते हैं पराक्रम दिवस के विषय में, थोड़ा सा चर्चा करेंगे विस्तार से। पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो पराक्रम दिवस कब मनाते हैं साथियों? हम मनाते हैं 23 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का कारण है सुभाष चंद्र बोस जी का 23 जनवरी 1897 में कटक में जन्म होना। तो इनके जन्म दिवस पर हम मनाते हैं क्या साथियों? पराक्रम दिवस। क्योंकि 23 जनवरी 1897 को, कब साथियों? 23 जनवरी 1897 को क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, ठीक है। कहां हुआ था? यह हुआ था कटक उड़ीसा में, ठीक है, कटक उड़ीसा में। तो इनकी जन्म दिवस के जयंती के रूप में हम प्रत्येक 23 जनवरी को क्या मनाते हैं साथियों? पराक्रम दिवस मनाते हैं। अगर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस जी की भारतीय इतिहास में योगदान के विषय में, अगर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस जी के इतिहास के विषय में योगदान की, तो साथियों इन्होंने जय हिंद का नारा दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया साथियों? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद नारा। अगर मैं बात करूं साथियों, इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? आईएनए की स्थापना भी इन्होंने की थी। आईएनए की स्थापना, ठीक है साथियों। आईएनए क्या था? आजाद हिंद फौज, है ना। आजाद हिंद फौज की स्थापना भी इन्होंने की थी। ये इंडियन इंटरनेशनल आर्मी था ये, और आजाद हिंद फौज, इसको क्या बोलते थे? आजाद हिंद फौज की स्थापना भी किन्होंने करी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। तो ये सारे फैक्ट थे किसके विषय में? सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में। किसके विषय में साथियों? सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में। ये सारे फैक्ट किससे रिलेटेड है? ये सारे फैक्ट सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साइक्लोन 1 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ? आपका पहला प्रश्न है, ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है मिस्र, सी ऑप्शन इंडोनेशिया, या डी ऑप्शन रूस। तो साथियों इसका सही आंसर है मिस्र, यानी कि भारत और मिस्र के बीच युद्ध अभ्यास कौन सा हुआ है? साइक्लोन 1, ठीक है साथियों। कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? साइक्लोन 1। किसके बीच हुआ है साथियों? ये हुआ है इंडिया एंड इजिप्ट के मध्य। इंडिया प्लस इजिप्ट के मध्य। इजिप्ट को क्या बोलते हैं साथियों? हम इजिप्ट को हिंदी में बोलते हैं मिस्र। इजिप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिस्र। दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को परखने के लिए ये युद्ध अभ्यास किए जाते हैं। और इस युद्ध अभ्यास का मेन कारण क्या है? चूंकि ये दोनों के आपसी रक्षा बलों में सहयोग करेगा, उनके आपसी किसको बल को समझने में क्या एक शक्ति प्रदान करेगा, तथा अभी जो ये इसके विशेष सुरक्षा बल हैं, इन दोनों देशों की सेनाओं के, भारत की और मिस्र की दोनों देशों की जो सेना है, उनके जो विशेष सुरक्षा बल हैं, उन विशेष सुरक्षा बलों के मध्य ये आयोजित किया गया है। कौन सा? साइक्लोन युद्ध अभ्यास, ठीक है साथियों। चलिए हम थोड़ा सा और युद्ध अभ्यास के विषय में चर्चा कर लेंगे। यह है गरुड़ शक्ति। यह इंडिया एंड इंडोनेशिया के मध्य आयोजित किया जाता है। यह है शक्ति एक्सरसाइज। तो शक्ति होती है भारत और फ्रांस के मध्य। यह है धर्मा गार्डियन, ये इंडिया एंड जापान के मध्य होता है। सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल के मध्य, ठीक है। यह हैंड इन हैंड होता है भारत और चाइना के मध्य। तो ये सारे युद्ध अभ्यास हैं। ये आप इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इनको याद कर लीजिए। और अन्य युद्ध अभ्यास है संप्रति भारत और बांग्लादेश के मध्य, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य,
मैत्री भारत और थाईलैंड के मध्य, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये दोनों साथियों वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास ये दोनों किसके मध्य होते हैं? भारत और अमेरिका के मध्य। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्या है युद्ध अभ्यास है, आप इनको याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? आपके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन केरल या डी ऑप्शन उड़ीसा। तो साथियों इसका सही आंसर है अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है यहाँ पर उड़ीसा में। ठीक है साथियों, उड़ीसा में। थोड़ा सा चर्चा करेंगे किसके विषय में? अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन के विषय में। ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है साथियों उड़ीसा में। कहाँ आयोजित किया गया है? उड़ीसा में। अब उड़ीसा के क्या जानेंगे हम? सबसे पहले जानेंगे उड़ीसा के सीएम। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। कौन है साथियों? नवीन पटनायक। ये है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक। उड़ीसा की कैपिटल क्या है साथियों? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, ये चीज हमने जान ली, ये जो अति आवश्यक थी। ठीक है, अब हम जानेंगे किसके विषय में? अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन के विषय में। तो साथियों जितने भी शिल्पकार हैं कहाँ के? उड़ीसा के। तो शिल्पकारों को उनकी संस्कृति को संजोए रखने के लिए, किसको? शिल्पकारों की संस्कृति को संजोए रखने के लिए, उनकी शिल्पकारी की महत्ता को अग्रणी रूप देने के लिए शिल्पकारों की संस्कृति को संजोए रखने के लिए, है ना, ये पहली बार आयोजित किया गया है क्या? अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन। कहाँ आयोजित किया गया है? उड़ीसा में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां बनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए मेरठ उत्तर प्रदेश, बी पुणे महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी हैदराबाद तेलंगाना। तो साथियों ये बनेगा पुणे महाराष्ट्र में। कृपा कहां रुकी थी? ऑप्शन बी पर कृपा रुकी थी, गहरा मेट्रो स्टेशन। चलिए थोड़ा सा जानेंगे कितना गहरा है और कहां पर बनेगा। तो साथियों सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां पर बनेगा? पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में। पुणे कहां पर है साथियों? महाराष्ट्र में। पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में। चलिए सबसे पहले महाराष्ट्र के विषय में जान लीजिए। कैपिटल और इसकी क्या? कैपिटल और उसकी सीएम। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है साथियों? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे। कौन है साथियों? सीएम यहाँ के एकनाथ शिंदे। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम सीएम और कैपिटल को हर एक प्रश्न में करते हैं। अब हम जानेंगे सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन। तो साथियों इसकी जो गहराई है वो है 33.1 मीटर गहरा। इसकी गहराई कितनी है साथियों? 33.1 मीटर गहरा मेट्रो स्टेशन, मेट्रो रेलवे। ठीक है, तो ये जो यहाँ की इसकी पुणे की कोर्ट है, तो पुणे की कोर्ट को, एक कोर्ट को दूसरी कोर्ट से जोड़ने के लिए ये मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। अभी बनाए जाने की घोषणा हो चुकी है। तो ये कहाँ बनाया जाएगा? सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ बनाया जाएगा साथियों? पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये जो यहाँ की सिविल कोर्ट है, तो एक सिविल कोर्ट से दूसरी सिविल कोर्ट को जोड़ेगा ये मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? आपके ऑप्शन ए है जॉन पी हॉलरन, बी ऑप्शन है रेमंड सी मूरे, सी ऑप्शन है आरवी प्रसाद या डी ऑप्शन है एस सुभाष राव। इसका सही आंसर है आरवी प्रसाद। आरवी प्रसाद को दिया जाएगा विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार। कौन सा? विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार। तो इसको कौन प्रदान कर रहा है? इसको देगा अभी सूचना प्रसारण मंत्री और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन है? वो है अनुराग ठाकुर। तो उन्होंने दिया है इनको क्या? विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार साथियों? विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार। विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार। विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसने दिया है? अनुराग ठाकुर ने। वो कौन है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सूचना एवं प्रसारण ये केंद्रीय मंत्री है साथियों। सूचना एवं प्रसारण प्लस के खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय मंत्री, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री, युवा मामलों के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री वो कौन है साथियों? वो है अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर ने इनको ये अवार्ड दिया है, अनुराग ठाकुर। ठीक है, तो अनुराग ठाकुर ने इनको ये कौन सा अवार्ड? विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार, विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार दिया है।
क्लियर हुआ साथियों। चलिए नेक्स्ट खबर क्या है हमारी, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री हिपकिंस बने हैं? आपका ऑप्शन है ए केन्या, बी ऑप्शन न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन फ्रांस या डी ऑप्शन कनाडा। तो साथियों हिपकिंस जो बनाए गए हैं प्रधानमंत्री, अभी हाल ही में घोषणा हुई है, तो वो बनेंगे कहां के? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे। कहां के प्रधानमंत्री बनेंगे साथियों? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हिपकिंस बनेंगे। ठीक है, चलिए न्यूजीलैंड के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले तो न्यूजीलैंड की क्या कैपिटल एंड करेंसी हम जानेंगे। किसी भी देश की हम कैपिटल और करेंसी जानते हैं, और किसी भी राज्य की बात आती है भारत में तो उसके सीएम और वहां की क्या उसकी कैपिटल जानते हैं। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन। क्या है साथियों? वेलिंगटन। वेलिंगटन। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूं, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है साथियों? वो है वेलिंगटन। ये हो गई कैपिटल, ये हो गई साथियों कैपिटल। और न्यूजीलैंड की जो करेंसी है वो है साथियों यूरो। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? वो है यूरो। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के पीएम कौन बनेंगे? ये बनेंगे हिपकिंस। ये कौन है साथियों? ये है हिपकिंस। हिपकिंस ये बनेंगे यहाँ के प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री कहाँ के? न्यूजीलैंड के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? आपका ऑप्शन है इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन मिस्र राष्ट्रपति, सी ऑप्शन वियतनाम प्रधानमंत्री या डी ऑप्शन फ्रांस के राष्ट्रपति। तो साथियों अभी हाल ही में आपको पता होगा 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है 26 जनवरी को। तो वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आएंगे? तो वो आएंगे मिस्र के राष्ट्रपति। कौन आएंगे साथियों? मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? ये रे अब्देल फतेह अल सीसी। कौन है साथियों? ये है अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी ये है मिस्र के राष्ट्रपति। ये है साथियों मिस्र के राष्ट्रपति। ये कौन है? राष्ट्रपति। कहाँ के हैं? ये है मिस्र के। कहाँ के साथियों? मिस्र के। और मिस्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट, एंड द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज काहिरा। और आपको पता होगा काहिरा में क्या आयोजित किया गया था? अभी 2022 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? वो काहिरा में आयोजित किया गया था। मिस्र राष्ट्रपति कौन है साथियों? ये है मिस्र राष्ट्रपति। ये क्या है? ये है 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। गणतंत्र दिवस समारोह के कौन? चीफ गेस्ट। कौन साथियों? चीफ गेस्ट। ठीक है, चीफ गेस्ट इंडिया के। ठीक है, तो 74वां गणतंत्र दिवस कब मना रहे हैं हम? 26 जनवरी 2023 को। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अच्छा इसकी थोड़ी सी थीम और जान लीजिए, है ना, 74वें गणतंत्र दिवस की, क्योंकि प्रत्येक गणतंत्र दिवस पर भारत किसी ना किसी थीम के साथ गणतंत्र दिवस मनाता है। तो 74वें गणतंत्र दिवस की आप थीम भी जान लीजिए। 74वां गणतंत्र दिवस, मैं यहां लिख देता हूं 74वां गणतंत्र दिवस। 74वां गणतंत्र दिवस, इसकी थीम क्या है इस वर्ष की? इस वर्ष की थीम क्या है साथियों? तो इस वर्ष की जो थीम है वो है, इस वर्ष की जो थीम है साथियों वो है जन भागीदारी। क्या है साथियों? जन भागीदारी। जन भागीदारी इस वर्ष की थीम है। ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, 74वां गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं साथियों? हम मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को से। 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था साथियों? संविधान लागू हुआ था। फिर बना कब था? संविधान। संविधान लागू, जिस दिन से संविधान लागू हो गया साथियों, तो उस दिन से हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान लागू, और संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 की। अगर मैं बात करूं साथियों कब की? 26 नवंबर 1949 की। 26 नवंबर 1949 की। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसको अंगीकृत कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था साथियों? अंगीकृत या अपना लिया गया था। 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत किया गया था। ये भी आप जान लीजिए 74वें गणतंत्र दिवस के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश मेट्रो
मैत्री पाइपलाइन डीजल आपूर्ति करेगा। मैत्री पाइपलाइन क्या है? दो देशों के बीच एक पाइपलाइन जिसमें डीजल की आपूर्ति की जाएगी। तो कौन सा देश हमारे साथ साझा करेगा? ईरान। बी ऑप्शन है आपका संयुक्त अरब अमीरात। सी ऑप्शन है बांग्लादेश या डी ऑप्शन है कुवैत। इसका सही आंसर है साथियों बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे साथ मैत्री परियोजना के तहत डीजल की आपूर्ति करने के लिए तैयार हो गया है। मैत्री पाइपलाइन। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये जो पाइपलाइन है ये है मैत्री पाइपलाइन। लगभग के 100 कुछ किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जिस पाइपलाइन के माध्यम से भारत को बांग्लादेश क्या करेगा? डीजल की आपूर्ति करेगा। मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों के मध्य है साथियों? ये जान लीजिए आप, भारत और बांग्लादेश के मध्य है। भारत और बांग्लादेश के मध्य है। क्या है? किस चीज से रिलेटेड है साथियों? तो ये रिलेटेड है डीजल आपूर्ति से। किस चीज से रिलेटेड है साथियों? ये है डीजल आपूर्ति से संबंधित। ठीक है, ये आपने जान लिया कि मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के मध्य डीजल आपूर्ति से संबंधित एक पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन है। ठीक है साथियों, लगभग के 131.15 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है ये। 131.15 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है। और भारत इस पाइपलाइन के माध्यम से प्रतिवर्ष कितने मीट्रिक टन डीजल की आपूर्ति करेगा? तो साथियों लगभग के 10 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, 10 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष भारत डीजल की आपूर्ति करेगा। किससे? बांग्लादेश से। क्लियर हुआ साथियों? चलिए, बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना जी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा, कौन सी सेवा साथियों? तरंग मेल सेवा कहां शुरू की है? ऑप्शन ए है पंजाब, बी ऑप्शन है हिमाचल, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो साथियों तरंग मेल सेवा आरंभ की है भारतीय डाक विभाग ने। कहां से? गुजरात से। कृपा कहां रुकी थी? गुजरात पर। ऑप्शन डी पर कृपा रुकी थी। तरंग मेल सेवा के विषय में हम थोड़ा सा संक्षिप्त से जानेंगे, ना कि विस्तार से। तो तरंग मेल सेवा सबसे पहले तो जान लीजिए किसकी है ये है भारतीय डाक विभाग की। भारतीय डाक विभाग की इस तरंग मेल सेवा के माध्यम से आपने अंदाजा लगाया होगा, तरंग किस में होती है? समुद्र में। तरंग किस में होती है? समुद्र में, यानी कि वेव्स, तरंग। ठीक है, और ये है हमारी तरंग मेल सेवा। ठीक है, किसकी? समुद्र मार्ग से। तो ये समुद्र मार्ग से यानी कि बाई शिप, जहाज के माध्यम से गुजरात से मुंबई तक ले जाने के लिए डाक विभाग ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम रखा है तरंग मेल सेवा। ठीक है साथियों, और ये किसने लॉन्च की है? केंद्रीय संचार मंत्री ने। केंद्रीय संचार मंत्री ने। आपको पता होगा हमारे केंद्रीय संचार मंत्री कौन है, ये भी आप जान लीजिए। तो साथियों केंद्रीय संचार मंत्री हैं देव सिंह चौहान। कौन है साथियों? देव सिंह चौहान है हमारे केंद्रीय संचार मंत्री। देव सिंह चौहान है हमारे केंद्रीय संचार मंत्री। ठीक है, तरंग मेल सेवा भारतीय डाक विभाग द्वारा कहाँ आयोजित की गई साथियों? तो ये आयोजित की गई गुजरात में। कहाँ आयोजित की गई साथियों? ये गुजरात में। ठीक है, गुजरात से मुंबई तक। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, गुजरात से मुंबई तक। ठीक है, लेकिन ये आयोजन जो किया है तरंग मेल सेवा का, वो आयोजन कहां पर किया गया है? गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में जोनबिल उत्सव कहां मनाया गया? तो रिसेंटली जोनबिल उत्सव चर्चा में रहा है, वो कहां मनाया गया? जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन असम या डी ऑप्शन मेघालय। तो साथियों जो इसका सही आंसर है वो है असम। जोनबिल उत्सव कहां मनाया गया है? वो मनाया गया है असम में। चलिएगा, जोनबिल उत्सव को मनाया कहां जाता है और मनाए जाने के पीछे थोड़ा सा कारण हम जानेंगे। तो जोनबिल उत्सव कहां मनाया जाता है? वो मनाया जाता है साथियों असम में। कहां मनाते हैं? असम में मनाते हैं। और असम के सीएम और कैपिटल आपको बता दूं तो असम के सीएम है हेमंत सरन बिस्वा। हेमंत बिस्वा सरन, हेमंत सरन बिस्वा, हेमंत सरन शर्मा है, रुकिए एक मिनट, हेमंत विश्व शरण है, कुछ इस तरह से है, हेमंत विश्व शरण। ठीक है, हेमंत विश्व शर्मा कुछ ये है, हेमंत विश्वा
या विश्व शर्मा, ये है कौन, सीएम, कहाँ के, असम के। और इसकी कैपिटल है साथियों दिसपुर। इसकी कैपिटल क्या है साथियों, दिसपुर, असम की। ठीक है, ये है हमारी कैपिटल। ठीक है, और ये है कौन, सीएम। मैं व्हाइट कलर ले लेता हूं, ये है कौन साथियों, सीएम। ठीक है, और ये है कैपिटल। जोनबिल मेला उत्सव क्यों मनाया जाता है? तो साथियों यहाँ की जो जनजातियां हैं, असम में रहने वाली जो जनप्रभु जनजातियां हैं, पहाड़ी इलाकों पर बसने वाली जनजातियों में, यानी कि शांति भाईचारा बढ़ाने के उद्देश्य से, शांति भाईचारा बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष असम सरकार एक उत्सव मनाती है जिसका नाम है जोनबिल मेला। जिसका नाम है जोनबिल मेला, प्रत्येक वर्ष मेला लगाती है। इस मेले की खास बात यह है कि अभी तक के इतिहास में, जब से भारत आजाद हुआ है तब से अब तक वस्तु विनिमय प्रणाली को अब तक संजोए रखने वाला, उस संस्कृति को अब तक संजोए रखने वाला एकमात्र मेला है जोनबिल मेला। मैं किसकी बात कर रहा हूं साथियों, वस्तु विनिमय प्रणाली कहां पर अभी तक लागू है, वस्तु विनिमय प्रणाली, अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। वस्तु विनिमय प्रणाली यहां पर अब तक लागू है, अब तक लागू है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है साथियों, एक वस्तु बेचो और दूसरी वस्तु खरीद लो। इसमें पैसे का लेन देन नहीं होता है। माना हमने एक फसल उपजाई, क्या हमने अदरक उपजा लिया और हमको दाल की आवश्यकता है, तो हम 1 किलो अदरक लेकर के जाएंगे और 1 किलो अदरक को देकर के 1 किलो दाल उससे ले लेंगे, उस दुकानदार से ले लेंगे। तो इस मेले में जो यहाँ की जनजातियां हैं, जो यहाँ के इन पहाड़ियों पर, असम की पहाड़ियों पर निवास करने वाले पहाड़ी लोग हैं, वो अपनी फसल को लेकर के जाते हैं और जिस फसल की उन्हें आवश्यकता होती है, अपनी फसल के बदले में वो दूसरी फसल ले लेते हैं। तो यहाँ पर अदरक, लहसुन, हल्दी वगैरह जो पहाड़ी इलाकों पर उगती हैं, तो इन सारी फसलों से ये मेला झमाझम भरा रहता है। तो खास बात क्या है साथियों, वस्तु विनिमय प्रणाली अब तक लागू है, अब तक लागू है। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली अब तक आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, देखने को मिलेगी कहां पर, जोनबिल मेला उत्सव में। ठीक है साथियों, ये थी हमारी आज की 10 प्रमुख खबरें। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ जय हिंद, सादर प्रणाम।